अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। एमफिल की क्लासेस की वजह से लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ लेक्चर डिलीवर होते रहेंगे। ठीक है, हम एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इंक्लूड होंगे और उन पे 1 बाय 1 डिस्कशन भी करेंगे। ये हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रस्टेड एटम बैंक MCQs। इसमें 10 मॉडल पेपर्स हैं, पास पेपर्स, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी इंक्लूड हैं। हर पेपर में 100 MCQs हैं। ये MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेड मास्टर की सीट के लिए, हेड मिस्ट्रेस है, लेक्चर एजुकेशन। और अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो 2 सीट्स आती हैं, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर और सीनियर की सीट आती है। तो दोनों के लिए जो उनका पेपर होता है 60% तो उनके स्पेशल एरिया में से होता है और जो 20% है वो यही जनरल पोर्शन होता है जिसमें फ़िलासफ़ी है, करिकुलम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो 20% उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और 20% उनका जीके होता है। तो ये हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रस्टेड आइटम बैंक MCQs की। इसमें ये बुक है मोहम्मद अरशद तारिक साहब की और इसमें टोटल 10 पेपर्स हैं। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे और हर वीडियो में एक पेपर के 25 MCQs किए जाएंगे। तो इस तरह से एक पेपर की 4 वीडियोज़ होंगी। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ डिलीवर करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिफरेंट कंसेप्ट्स एट द सेम क्लास। मेन चीज़ है जब आप MCQs सॉल्व कर रहे होते हैं कि आपको स्टेटमेंट की समझ कितनी आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरी को रीड भी कर लेते हैं, ठीक है, उनके कंसेप्ट क्लियर भी होते हैं, लेकिन MCQs की प्रैक्टिस ना होने की वजह से जैसे ही वो एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं और MCQs या पेपर सॉल्व करने लगते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि MCQs में पूछा क्या जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद MCQs की प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो कम मार्क्स लेते हैं। तो हर स्टेटमेंट में, हर MCQs की स्टेटमेंट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम की वर्ड्स कहते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो जिसको समझ आ जाए तो फिर वो MCQs भी ठीक से सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिफरेंट कंसेप्ट्स एट द सेम क्लास। अब हर जगह यही स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। सेम क्लास है, यहाँ पे कहीं पे सेम लेवल बोलेंगे, सेम ग्रेड बोलेंगे। तो सेम क्लास, सेम लेवल और सेम ग्रेड पे जब हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन वो हॉरिजेंटल में आता है। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट कंसेप्ट सेम लेवल पे वो हमारा हॉरिजेंटल आता है, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड है, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग अ करिकुलम इज़ कॉल्ड। कहते हैं टोटल प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का, कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, मीन्स करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन किस शेप में होगा, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो आपने करिकुलम बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, कंटेंट है, मेथडोलॉजी है, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है और लास्ट में उसको एवेल्युएट भी किया है। एवेल्युएशन से मुराद के जो आपने गोल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो अचीव हुए या नहीं, तो ये इसकी एवेल्युएशन कहलाती है। तो ये सारा प्रोसेस पूछ रहे हैं कि सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है करिकुलम डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है, इन द एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्लासरूम द करिकुलम इज़। अब ये फ़िलासफ़ी का MCQs है। डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनमें जनरल फ़िलासफ़ीज़ भी हैं और एजुकेशनल भी हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर इसकी डिटेल में जाएं तो इसमें जो की वर्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल की बात करेंगे, चॉइस की बात करेंगे, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी कि चूजन बाय द स्टूडेंट फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। नेक्स्ट नंबर 4, टेलर करिकुलम मॉडल वाज गिवन इन। अब ये यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात नहीं है, ये ईयर याद रखने वाली बात है। एज इट इज़ इनको याद किया जाता है। डिफरेंट करिकुलम मॉडल्स आए हैं जिनमें टेलर मॉडल है, नंबर 5 पे टाबा मॉडल खड़ा है, हिल्डा टाबा इनका कंप्लीट नेम है, व्हीलर मॉडल था, साइक्लिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मॉडल्स आए थे करिकुलम के।
तो जो टेलर मॉडल आया था, करिकुलम का मॉडल आया था, वो आया था 1949 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नंबर 5 पे, टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम केम इन, ये 1964 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपने याद रखना है। अक्सर ये भी आ जाता है MCQs के, इनका कंप्लीट नाम भी आपने याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाबास मॉडल, इनका कंप्लीट नाम है हिल्डा टाबा। ये पूछा जाता है अक्सर MCQs में कि ये कौन थी, मतलब ये किस फील्ड में इनका फेमस, इनकी कंट्रीब्यूशन थी। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट में इनका काफ़ी नेम था और इन्होंने डिफरेंट बुक्स भी लिखी थी, स्पेशली इन एजुकेशन। और इन्होंने एक मॉडल दिया था ग्रास रूट अप्रोच जिसे हम कहते हैं, ये टेलर मॉडल की मॉडिफाइड वर्जन में थी, ठीक है। और इन्होंने मल्टीपल प्रोसेस भी दिया था जिसमें लिसनिंग है, ग्रुपिंग है, रीग्रुपिंग है, लेबलिंग है, ठीक है। ये सारा कुछ आ जाता है। उनकी डिफरेंट बुक्स भी हैं, डिफरेंट ईयर्स में इन्होंने दी हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी एजुकेशन में। तो इनका मॉडल आया था 1964 में। नंबर 6 पे है फिज़िकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल इज़ कंसीडर्ड एज द। अब यहाँ पे आपने ये देखना है फिज़िकल इन्वायरमेंट, स्कूल का फिज़िकल इन्वायरमेंट किस चीज़ में कंसीडर किया जाता है। करिकुलम कौन सा होगा, नल करिकुलम, हिडन करिकुलम, लर्न करिकुलम या फिर रिटन करिकुलम। जो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है स्कूल का, वो रेफ़र करता है कि आपका इन्वायरमेंट क्या है, स्कूल का कल्चर क्या है। ये अनरिटन फॉर्म में होता है, अनऑफिशियल, ठीक है। जितने भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो स्टूडेंट लर्न करते हैं स्कूल के अंदर, तो वो हमारा सारा फिज़िकल इन्वायरमेंट में आता है और ये हमारा होता है हिडन करिकुलम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्पाइरल सीक्वेंसिंग वाज गिवन बाय ब्रूनर इन विच ईयर, ये 1966 में इन्हें दिया था। नंबर 8 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द एवेल्यूएशन प्रोसेस, कि कौन सा आस्पेक्ट है, कौन सी चीज़ है जो गाइड करती है एवेल्यूएशन प्रोसेस के लिए। तो हम एवेल्यूएट उस चीज़ को करते हैं जो चीज़ हमने सेट की होती है। अगर हम स्कूल की बात करें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेट करते हैं। तो हमारा जो एवेल्यूएशन प्रोसेस होता है वो यही होता है कि हम देखें कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। तो एवेल्यूएशन के लिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पे जाते हैं कि हमने एवेल्यूएट क्या करना था। तो एवेल्यूएशन प्रोसेस को गाइड्स करते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नंबर 9 पे टेक्स्ट बुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो टेक्स्ट बुक है वो एग्जाम्पल है सपोर्टेड करिकुलम की। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10 पे, ए टाइप ऑफ एवेल्यूएशन दैट इज़ परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एनी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड। अब एवेल्यूएशन की यहाँ पे टाइप पूछ रहे हैं कि वो कौन सी टाइप है जिसको परफॉर्म किया जाता है किसी भी प्रोग्राम के एंड पे। एवेल्यूएशन की 4 टाइप्स हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस जो नज़र आ रहे हैं A B C D, ये चारों एवेल्यूएशन की ही टाइप्स हैं। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप जब MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हों तो जो 4 ऑप्शन हैं चारों के कंसेप्ट क्लियर करें। तो एक MCQs को सॉल्व करते करते एट ए टाइम आपके 4 कंसेप्ट क्लियर होते हैं, 4 डेफिनेशंस हैं, 4 कंसेप्ट हैं, वो क्लियर होते हैं। अब ये 4 ऑप्शन ही एवेल्यूएशन की टाइप्स हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट एवेल्यूएशन है, कि किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले जो आप एवेल्यूएट करते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, वो हमारा प्लेसमेंट एवेल्यूएशन है। सेकंड नंबर पे है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, के ड्यूरिंग टीचिंग आप जो बच्चे से टेस्ट लेते हैं, आप उसकी लर्निंग को असेस कर रहे होते हैं, कितना उसने सीख लिया, ये फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है। पढ़ाने जो आपने कोई टाइम सेट किया है, जैसे एक ईयर हो गया, उसके एंड में जो आप पेपर लेते हैं, बच्चों से एग्ज़ाम लेते हैं, वो आपकी समेशन एवेल्यूएशन में आता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ एनी प्रोग्राम, एनी क्लास। तो हमारा आता है ऑप्शन नंबर बी और यही करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 पे है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, ये भी आप क्लियर कर लें कि ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में जो बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं वो डायग्नोस किए जाते हैं, ठीक है। नंबर 11 पे है व्हाट इज़ ब्यूटी, विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये फिर फिलासफी का क्वेश्चन आ गया है। डिफरेंट फिलासफीज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं फिलासफी के और डिफरेंट स्टाइल्स हैं फिलासफी के। डिफरेंट एरियाज़ में है एक्सियोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी, मेटाफिज़िक्स। अब देखिए जो पीछे वाली बात रिपीट हो रही है कि हर ऑप्शन में डिफरेंट
डेफिनेशंस होते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं। अगर सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हों तो इजीली जो है ना आप करेक्ट ऑप्शन पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ ब्यूटी, खूबसूरती क्या है। तो फ़िलासफ़ी में एक इसका एरिया होता है एक्सियोलॉजी, उसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, एस्थेटिक्स और मोरल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। उसमें गुड और बैड होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। और व्हाट इज़ ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक्सियोलॉजी की एक ब्रांच है एस्थेटिक्स, उसमें आता है। ये आप याद रखेंगे ब्यूटी वाली बात यहाँ पे हम करेंगे। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसके बाकी 4 ऑप्शंस को देखें तो इसके नीचे खड़ा है एपिस्टीमोलॉजी, कि नॉलेज क्या है, नॉलेज के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज वैलिड है या नहीं है, नॉलेज एक्वायर कहाँ से किया, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे एपिस्टीमोलॉजी में। मेटाफिज़िक्स में हम देखते हैं वैल्यूज़ को, रियलिटी को, नेचर ऑफ रियलिटी को देखा जाता है। अगर ये चारों ऑप्शन क्लियर हों या तीनों ऑप्शन जिसके एरियाज़ खड़े हैं तो इजीली हम अपना ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वेयर डू वी फाइंड द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब वही बात रिपीट हो रही है कि नॉलेज के सोर्सेज, ठीक है। हाउ डू वी एक्वायर द नॉलेज, हम नॉलेज कैसे एक्वायर करेंगे। विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दीज क्वेश्चंस, फिलासफी की वो कौन सी ब्रांच है जो इस क्वेश्चन को आंसर करती है, वो है एपिस्टीमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर्स विदाउट कंट्राडिक्टिंग द आवर सेल्व्स, विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दिस क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एपिस्टीमोलॉजी। नंबर 14 पे है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दीज क्वेश्चंस। तो पीछे MCQs नंबर 11 में यही हमने किया है कि उधर पूछा गया था 11 में कि व्हाट इज़ ब्यूटी, ब्यूटी क्या है। तो एक्सियोलॉजी की एक टाइप थी एस्थेटिक्स, उसमें ब्यूटी की बात की जाती है। और एक्सियोलॉजी की सेकंड टाइप है एथिक्स, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ देखी जाती हैं, गुड बैड को देखा जाता है, राइट रॉन्ग को देखा जाता है। तो इस 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर 15 पे है टीचर डिस्पेंसेस द नॉलेज एंड स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब, एटर्नल ट्रूथ्स आर लर्न थ्रू द स्टडिंग ग्रेट बुक्स, विच फिलासफी कम्स इन माइंड। ग्रेट बुक्स की बात हमेशा एक ही फिलासफी करती है कि पेरेनियलिज्म। अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखें पेरेनियलिज्म, इसमें कहते हैं कि जब इंसान की नेचर चेंज नहीं होती, सालों बाद भी इंसान की नेचर वही है, तो नॉलेज भी वही होना चाहिए। तो ग्रेट बुक्स पे ये फोकस करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पेरेनियलिज्म। अगर प्रोग्रेसिविज्म की बात करें तो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखना चाहिए, ठीक है। एसेंशियलिज्म भी टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात करें तो ये कहते हैं सोशल चेंज होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। तो स्टेटमेंट को देखते हुए जो हमने यहाँ से देखा है, जो हमें मेन कीवर्ड मिला है वो है ग्रेट बुक्स, ठीक है। और टीचर डिस्पेंसेस द नॉलेज एंड स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब, टीचर नॉलेज दे रहा है, स्टूडेंट ने सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। मीन्स के स्टूडेंट पैसिव है, उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और स्टडी द ग्रेट बुक्स, ग्रेट बुक्स को रीड करना, ठीक है, स्टडी करना। तो ये हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए पेरेनियलिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टीचर सर्व्स एज ए फैसिलिटेटर, टीचर किस तरह सर्व करता है, फैसिलिटेटर के तौर पे। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट फ्रॉम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट अच्छा उस टाइम सीखते हैं जब वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में हूँ, ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी प्रोग्राम में, या कोई भी क्लास डिस्कशन चल रही है। विच फिलासफी कम्स टू माइंड, कौन सी फिलासफी आपके माइंड में आती है। फिर वही चारों ऑप्शन हैं कि एसेंशियलिज्म जो है ना टीचर सेंटर्ड है, वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, इसमें बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। रिकंस्ट्रक्शनिज्म में हम सोशल की बात करते हैं, ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। पेरेनियलिज्म में ग्रेट बुक्स की बात करते हैं और पेरेनियलिज्म भी
टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, वो है प्रोग्रेसिविज्म। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जितनी भी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये सारे प्रोग्रेसिविज्म में आते हैं। ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 17, टीचर डिस्पेंसेस द नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब ट्रेडिशनल academic subjects plus technology are seen as valuable, which philosophy comes to mind? अब हर स्टेटमेंट में एक ना एक कीवर्ड होता है। यहाँ पे जो है वो कीवर्ड हमारा है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। ट्रेडिशनल की जो बात करती है फिलासफी कल्चर की, ठीक है, वो एक ही फिलासफी है, वो है एसेंशियलिज्म, ठीक है। पीछे हमने डिस्कस किया है पेरेनियलिज्म में ग्रेट बुक्स होती हैं, ठीक है, बुक्स पे फोकस करते हैं। और ये टीचर सेंटर्ड है, प्रोग्रेसिविज्म चाइल्ड सेंटर्ड है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी चाइल्ड सेंटर्ड है, और एसेंशियलिज्म जो है ना वो टीचर सेंटर्ड है। और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो वो एक ही फिलासफी है, वो है एसेंशियलिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टीचर्स लीड बाय मॉडलिंग द डेमोक्रेटिक एक्शंस एंड एक्साइटिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द नीड्स फॉर सोशल चेंज, विच फिलासफी कम्स टू माइंड। अब यहाँ पे आ गया सोशल चेंज, ये हमें कीवर्ड मिल गया यहाँ से इस पूरी स्टेटमेंट में, सोशल चेंज। तो सोशल चेंज की बात एक ही फिलासफी करती है, वो है ऑप्शन नंबर डी, रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 19, इफ़ यू बिलीव दैट इंडिविजुअल टॉपिक्स आर लर्न थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस यू एग्री विद द डैश। अब किस फिलासफी से, किस फिलासफर से आप एग्री करते हैं? स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंस की बात करें, लर्निंग है, लर्न कर रहे हैं थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस से, तो वो एक ही फिलासफी है, कहते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट्स एक्टिव इन्वॉल्व हों, प्रोजेक्ट मेथड्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है, वो है प्रोग्रेसिविस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 20 पे है कंप्यूटर लिटरेसी इज़ आल्सो कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, विच फिलासफी डिनाइज इट। ये है पेरेनियलिज्म, ये जस्ट ग्रेट बुक्स की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन ए है, ठीक है। नंबर 21, प्रोसेस ऑफ क्वान्टिफाइंग ए गिवन ट्रेट, अचीवमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ समवन इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्वांटिफाइंग मीन्स के न्यूमेरिकल ट्रेड यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, नंबरिंग दे रहे हैं, कोई भी अचीवमेंट है, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, तो जब आप उसको क्वांटिफाई करते हैं, नंबर्स में लेके आते हैं, ठीक है, काउंटिंग में लेके आते हैं, तो वो हमारी कहलाती है मेजरमेंट। तो क्वांटिफाइंग ए गिवन ट्रेट, क्वांटिफाई करना, नंबर्स में लेके आना, वो हमारा होता है मेजरमेंट। अब इस MCQs में भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 पे टेस्ट है, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड है असेसमेंट एंड फोर्थ नंबर पे एवेल्यूएशन। यहाँ पे पूछा गया है कि आप किसी भी ट्रेड को, अचीवमेंट को या परफॉर्मेंस को आप क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बेस्ट जो है वो मेजरमेंट है। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है, ये चारों जो टर्म्स हैं, चारों जो कंसेप्ट्स हैं, इनका सीक्वेंस क्या है। तो इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है, नंबर 1 पे है टेस्ट, सेकंड है मेजरमेंट, थर्ड है असेसमेंट एंड लास्ट पे है एवेल्यूएशन। तो ये 4 कंसेप्ट्स हैं। टेस्ट क्या होता है? एक टूल है जिसमें सम ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप बच्चे को टेस्ट देते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हम बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, ठीक है, हम उसकी लर्निंग देखना चाह रहे हैं, असेस करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा टेस्ट होगा। हमने क्वेश्चन पेपर बनाया, बच्चे को दिया, ये हम टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद टेस्ट लेने के बाद हमने उसकी चेकिंग की है, हमने उसको मेजर किया, उसकी नंबरिंग की है, तो वो हमारी आएगी मेजरमेंट। थर्ड है असेस करना, असेसमेंट मीन्स जायज़ा, कि नंबर्स की बेस पे आप जायज़ा लेते हैं बच्चे की स्किल्स का, परफॉर्मेंस का, वो असेसमेंट में आता है। असेसमेंट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो पीछे हमने डिस्कस की हैं। लास्ट पे है एवेल्यूएशन, आप एवेल्यूएट करते हैं। एवेल्यूएशन किसी भी चीज़ की हो सकती है। जब इंटरव्यू लिया जाता है जॉब के लिए, तो किसी भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले उस इंटरव्यू लिया जाता है, उसको जज किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है कि उसमें वो स्किल्स हैं जिसके लिए उसको हायर किया जा रहा है। तो ये हमारा आता है एवेल्यूएशन में। तो ये 4 डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं,
एक ही MCQs में आप 4 डिफरेंट कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। 21 का बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन था मेजरमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ए कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस इज कॉल्ड। प्रोसीजर यूज़ किए हैं, ठीक है, आप कर क्या रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में कि लर्निंग उसकी कितनी है, उसने कितना अचीव कर लिया है, जायज़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आएगा असेसमेंट में। अगर यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिफाइंग द नंबर, या आपने कोई टेस्ट दिया है, सम ऑफ क्वेश्चंस कोई टूल यूज़ किया है, तो वो हमारा टेस्ट होता, ठीक है। एवेल्यूएशन में हम जज करते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस को असेस करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आएगा असेसमेंट में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 23, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज़ कॉल्ड। अब किसी स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है, ठीक है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम जज कर रहे हैं। तो ये जजमेंट जहाँ पे भी आएगी, जजमेंट करना परफॉर्मेंस की, किसी भी टेस्ट की, ठीक है, किसी भी स्किल की, तो वो हमारा आता है ऑप्शन नंबर डी, एवेल्यूएशन में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू डैश असेसमेंट इज़ अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स the full range of procedures used to gain the information about the student learning। ये बात किसने की थी कि असेसमेंट एक जनरल टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है कि सारे प्रोसीजर यूज़ हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इकट्ठा करते हैं किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग के लिए, ठीक है, लर्निंग के बारे में। तो ये बात की थी गे ने, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 25 है एवेल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट, इसके MCQ इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि मेकिंग असाइनिंग द नंबर्स टू अ गिवन ट्रेट, ठीक है, नंबर्स देना वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, किसी भी ट्रेट को नंबर्स देना, क्वांटिफाई करना, वो हमारा मेजरमेंट में आता है। मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है, जस्ट स्टूडेंट लर्निंग नहीं होती, ये एवेल्यूएशन हम किसी चीज़ की भी कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन है मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, या किसी बच्चे की परफॉर्मेंस है, सब की जजमेंट करना, किसी भी चीज़ के लिए जजमेंट करना, तो वो हमारा कहलाता है एवेल्यूएशन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में हमने 25 MCQs किए हैं, पहले पेपर के, फर्स्ट पेपर के हमने 25 MCQs किए हैं। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। थ्योरी के साथ साथ MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि स्टेटमेंट, एक ही कंसेप्ट की कितनी स्टेटमेंट्स बन सकती हैं और कितने उसके कीवर्ड्स होते हैं। प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी, जिसमें हम इसके 26 से 50 तक हम इसके MCQs करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।